हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या सावधानियां रखें, ये सवाल है हमारे काफ़ी व्यूअर्स का और आज हम इस बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में खान पीन से लेकर के चलने फिरने तक और सावधानियां और वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखते हैं तो हम लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं और अपनी डिलीवरी और लेबर की प्रक्रिया को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 9वें महीने में क्या खाएं। खाने की अगर हम बात करते हैं तो 9वें महीने में हमारा पेट काफी हद तक निकल चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम पे एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ता है और हमारे खाने खाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर हम इस चीज को समझते हैं तो सीधी सिंपल सी एक टिप है कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में खाना चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल में खाना चाहिए, लाइट मील्स लेनी चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हों। फ्राइड चीज़ें, हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे कि बेसन मैदे से बनी हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, अधिक मसाले वाली चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान खासकर इस समय पे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी की भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में अगर हम लोग हाई फाइबर डाइट, मतलब वो चीज़ें जिसमें रफेज की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि हरी सब्जियां खाते हैं या पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, सैलेड्स वगैरह अच्छे से लेते हैं, पानी खूब अच्छे से पीते हैं, तो हम लोग कब्जी की समस्या से भी दूर रह सकते हैं। और साथ के साथ इस टाइम पे बॉडी में स्वेलिंग, खासकर पैरों में सूजन हो जाती है और प्रोटीन्स की कई बार कमी हो जाती है या खून की कमी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और ये समय काफी नजदीक होता है डिलीवरी के, और डिलीवरी में भी अच्छा खासा ब्लड लॉस होता है। तो हमें आखिरी के महीने में ऐसी डाइट का सेवन करना जिससे हमारा ब्लड बढ़ सके, हमारी बॉडी में स्वेलिंग कम हो, ये जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है कि केवल उतना सॉल्ट जो आपकी सब्जी में है उसका इस्तेमाल करिए, बाकी की जगह से सॉल्ट निकाल दीजिए, जैसे कि पराठा से, सालेड, दही से या अचार चटनी पापड़ के। पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पीजिए। मिल्क जरूर लीजिए, एटलीस्ट 2 ग्लास हमें मिल्क जो है डेली कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में रहे। और अगर हमारे में कैल्शियम अच्छे से रहेगा तो जब डिलीवरी के बाद हमें बेबी फीड कराना रहेगा तो उस टाइम स्तनपान में समस्या कम रहेगी। और साथ के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां या वो सब्जियां जैसे कि गाजर हो गया, बीट रूट हो गया, गुड़ का सेवन करिए, जिससे हमारे शरीर में ब्लड यानी बढ़ता है, क्योंकि ये सब चीजें आयरन रिच होती हैं। दूसरी जो अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 9वें महीने में हम लोग कैसे सोएं, तो सीधी सिंपल सी बात है, वो कोई भी पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें सो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब पेट का प्रेशर इतना हो गया है जिसकी वजह से हमारे लंग की ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है, तो ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें लंग पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है, जैसे कि सीधा सोना या हेड को लो करके सोना, उसमें हमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सोते समय अगर हम एक कंफर्टेबल तकिया रखते हैं या अपने हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेटेड रखते हैं तो उससे हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का छूटना कम हो जाता है और हम लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है जिससे हम लोग लंबे समय तक सो सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे का बर्थ वेट थोड़ा सा, बच्चे का वेट उस टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, तो ऐसे में अगर हम लेफ्ट साइड यानी कि उल्टे हाथ की करवट लेकर के अगर जितना कंफर्टेबली सोने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। तीसरी जो अहम जरूरी बात है, एक्टिव रहिए और रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे, अपने शरीर को चलाते रहेंगे, तो ये 9 मंथ के दौरान जो हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स होते हैं उससे भी बचे रहेंगे, और एक्टिविटी के चलते, एक्सरसाइज के चलते हुए नॉर्मल डिलीवरी भी स्मूथली हो सकती है। कुछ खास एक्सरसाइजेस 9वें महीने में मैं रिकमेंड करूंगी, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि लेबर में आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कम करेंगी, ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे तक अच्छे से लेके जाएंगी, ताकि फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस कम हो सके, आप अच्छे से पुश कर पाएंगे। साथ ही साथ बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं तितली आसन, स्क्वैट्स यानी कि अगर हम आम भाषा में बात करें उकड़ू बैठना, यानी कि जैसे आप इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं उस तरीके से अगर हम बैठते हैं तो पेल्विक फ्लोर यानी कि वो मसल्स जो कि डिलीवरी के टाइम पे मैक्सिमम इस्तेमाल होती हैं उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, वो लैक्स हो जाती हैं और ऐसे में डिलीवरी इजीली हो जाती है। हल्का फुल्का वॉकिंग और व्यायाम जरूर करिए।
बहुत लंबे टाइम तक खड़े होने वाली एक्टिविटीज को अवॉइड करिए। और अगर आप ऐसे किसी जॉब में हैं जिसमें आपको काफी देर तक पांव लटका करके बैठना है या खड़े रहना है, तो इसे अवॉइड करिए। बीच बीच में आप छोटे छोटे नैप लीजिए जिसमें आप अपनी टांगों को सामने रेस्ट दीजिए, ताकि किसी भी तरह की पुलिंग और पैरों में स्वेलिंग नहीं आए। कंफर्टेबली बीच में 1 या 2 घंटे का एक छोटा सा आप स्लीप नैप भी ले सकते हैं, ताकि बॉडी ठीक से रेस्ट में रहे। चौथी और जो अहम जरूरी बात है कि ये वो टाइम है जब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो आप एक अपनी डिलीवरी किट और कुछ इमरजेंसी नंबर हमेशा रेडी रखें कि अगर कोई भी इमरजेंसी अराइज होती है तो किसी भी तरीके का पैनिक नहीं क्रिएट हो। आप वो अपनी किट उठाएं, किसी भी इमरजेंसी नंबर पे जो भी आपके रीच में हो उसे फोन कर सकते हैं और आप इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। इन्वॉल्व योर पार्टनर, अपने पार्टनर से डिलीवरी के बारे में खुद से खुल के बात करें। हर वो छोटी चीज जो डिलीवरी में आपको परेशान कर रही है कि लेबर पेन कैसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है या सिजेरियन कैसा होता है, क्या डिलीवरी में चीजें लगती हैं, और लास्ट टाइम में जो भी आपकी डॉक्टर्स की विजिट रहती हैं, कोशिश करिए कि आप और आपके हस्बैंड दोनों उस डिलीवरी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें। ये आपको एक इमोशनल बॉन्डिंग भी देगी, साथ के साथ एक आपके हस्बैंड को भी एक सिक्योरिटी देती है, एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो आपके लेबर को अच्छे से बेयर कर पाएंगे, आपका एक इमोशनल सपोर्ट बन करके खड़े रहेंगे, और डिलीवरी के बाद जो बेबी रेयरिंग होता है उसमें भी एक आपकी वो हेल्प कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स को जाने और उन्हें पहचाने, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पे जरा सी भी असावधानी अगर हमने बरती तो हमारी पूरी प्रेगनेंसी का आउटकम खराब हो सकता है। क्या है जरूरी साइंस एंड सिम्टम्स? कोई भी पेन अगर 2 घंटे से ज्यादा चल रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। ये लेबर पेन हो सकता है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वजाइनल डिस्चार्ज इस समय पे काफी कॉमन होता है, लेकिन अगर वो वजाइनल डिस्चार्ज ब्लड स्टेन्ड है या उसमें एक अलग तरीके का कलर आ रहा है, जैसे येलो है या ग्रीन है, या उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, या बहुत चेंज अभी हाल फिलहाल में आपने उसमें देखा है, तो इमिडिएटली जाइए अपने डॉक्टर से बात करिए। वाटर बैग लीक होना, वाटर बैग लीक होना मतलब एक कंटिन्यूअस वाटर लीक आपके योनि मार्ग से हो रहा है, पानी जैसा रिश्ता चला जा रहा है, ये साइन है कि वाटर बैग लीक हो गया है, इमरजेंसी है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बेबी मूवमेंट्स का ध्यान रखना, अक्सर 9 मंथ पे लोग घबराते हैं कि हमारी बेबी मूवमेंट्स कम हो गए। हम ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि 9 मंथ पे बेबी ऑलमोस्ट पूरा फुल हो गया है, उसके पास उतनी जगह नहीं है कि वो एक कंप्लीट रोटेशन ले सके, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी कि वो बच्चा कब उठेगा, कब मूवमेंट करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो हल्की मूवमेंट, जैसे कि बच्चे ने हाथ हिलाया या हल्का फुल्का करवट लिया, ये हर 2-3 घंटे में होती है। तो अगर हमें 3 से 4 घंटे में कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो हमें हल्का कुछ जूस पिए, थोड़ा सा रेस्ट करें और फोकस करें कि आपको मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं। ये एक लक्षण हो सकता है कि बच्चा शायद अंदर सुरक्षित नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका 9th मंथ पे ध्यान रखते हैं तो हम लोग अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ और एक हेल्दी आउटकम दे सकते हैं। थैंक यू।